Hello, good morning dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Okay, now let's start our study and our today's topic is history of trade and commerce. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट है ये. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. इट मीन्स हमारे एनिशियंट इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है. क्या उस टाइम में भी हमारा जो बिजनेस है वो दूसरे कंट्रीज के साथ होता था या नहीं होता था तो कैसे होता था. ठीक है, तो इसी चीज़ों को हम यहाँ इस सेक्शन में रीड करेंगे. देखिए बच्चे, आई हैव रिटन हेयर आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो मिले हैं उनसे ये नॉलेज मिलती है हमें कि ट्रेड और कॉमर्स इन एनिशियंट इंडिया, कि एनिशियंट इंडिया में भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वो वाटर एंड लैंड के थ्रू होता था. ठीक है, वाटर और लैंड के थ्रू वो बिजनेस होता था. और उस टाइम में जो कॉमर्शियल सिटीज थी हमारी, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये कमर्शियल सिटीज थी और इनके कमर्शियल कनेक्शन मेसोपोटामिया के साथ में थे. ठीक है, मतलब हम अगर हमारी हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो 3000 बिफोर क्राइस्ट भी हमारे इंडिया से दूसरे अदर कंट्रीज के साथ जो है व्यापार होता था. ठीक है, ट्रेड होता था. और ये ट्रेड जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन, पर्ल्स एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें होता था. ठीक है, यानी हमारे इंडिया को इसलिए ही सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि ये देखो इतने पुराने टाइम में भी एक जो हम कहते हैं डेवलप ह्यूमन सिविलाइजेशन थी. ठीक है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसमें जब हमने देखा तो जो हमें एविडेंस मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि उस टाइम में भी हमारी इंडियन सिविलाइजेशन जो थी वो कितनी डेवलप्ड थी. ठीक है, और उस टाइम में भी अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता था. ठीक है, ये ट्रेड सिल्क रूट से होता था, या तो नॉर्थ में हिमालय और साउथ में वाटर, तो इसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कनेक्ट था रोड से कनेक्ट था. ठीक है, और एक मैरीटाइम रूट बोला जाता है, वो ईस्ट से वेस्ट तक था. इसे मैरीटाइम रूट या स्पाइस रूट कहा गया है. स्पाइस रूट इसलिए कहा गया है क्योंकि मेनली इस रूट से जो है स्पाइस का ट्रेड किया जाता था. ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारे जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे इंडिया की खोज किसने की, तो उसमें आंसर आ जाता है वास्को डी गामा ने. लेकिन ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है. वास्को डी गामा ने खोज नहीं की हमारी, क्योंकि हम तो पहले से ही थे. हम तो अब देखो ये एविडेंस जो मिले हैं 3000 ईसा पूर्व के मिले हैं, तो हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो तो बहुत पुरानी है. तो हमें थोड़ी वास्को डी गामा ने खोजा, हम तो पहले से ही एग्जिस्टेंस में थे. वास्को डी गामा ने जो था स्पाइस रूट जो था वो सर्च किया था, यानी वो चाहता था कि समुद्र से कैसे इंडिया आया जाए, वो स्पाइस रूट उसने सर्च किया था. ठीक है, अगर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ. वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी चलो एक नॉलेज के लिए एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बताती हूँ. जैसे पहले क्या होते थे, स्पेन और पुर्तगाल के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने पहले जो यात्राएं वगैरह पे बहुत खर्च होता था, तो वो अपने अंदर ऑफर करते थे लोगों को कि हम आपको पैसा देंगे और आप जाओ और कोई रास्ता खोजो इंडिया तक जाने का, या नई नई कंट्री खोजो, नए नए जगह खोजो जहाँ से हम व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो लोग निकले. ठीक है, तो वास्को डी गामा भी ऐसे ही निकला. वो अटलांटिक महासागर जो है उसमें ऐसे घूम के आया, इंडिया में पहुंचा, और जहां वो इंडिया में पहुंचा वो केरल में पहुंचा, कालीकट तट पे. तो उसने जब वो वहां पे रुका वास्को डी गामा, उसने खाना खाया वहां का, तो उसे बहुत अच्छा लगा. उसने जब लोगों से पूछा कि इसमें क्या चीज़ का आप यूज़ करते हो, तो उन्होंने बोला गरम मसाले. और गरम मसाले में मेनली चीज़ उन्होंने बोला काली मिर्च. तो वो काली मिर्च को जो था बहुत सारी अपने नाव में रख के और अपने जो है देश कंट्री में ले गया. ठीक है, पुर्तगाल में. तो जब वो जो इतना लंबा रूट जो तय करके आया था उसमें जितना खर्च आया था उससे भी 60 गुना ज़्यादा उन्होंने अर्न कर लिया उस काली मिर्च को बेच के. तब उन्हें लगा कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा हम बिजनेस कर सकते हैं.
तब वो लोग जो है धीरे धीरे इंडिया की तरफ आने लगे। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो था उसने एक मैरीटाइम रूट खोजा, स्पाइस रूट खोजा था। ठीक है, और उसने भारत की खोज नहीं की। बस ये छोटी सी स्टोरी थी, आप कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने बस सुना दी। ठीक है, अच्छी थी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ट्रेड और कॉमर्स जो था वो बहुत पहले से इंडिया में एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, फिर हम रीड करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इट मीन्स स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, पहले क्या होता था बच्चों, पहले कोई मनी नहीं होती थी, है ना, सिक्के वगैरह मेटल कुछ नहीं होता था। तो क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। फॉर एग्जांपल मैंने अपने जो है मेरे पास फील्ड्स हैं और मैंने गेहूं उसमें ग्रो किया, और गेहूं को मैंने जो है किसी दूसरे पर्सन को, मेरे पास गेहूं बहुत ज़्यादा था और कोई दूसरा पर्सन है उसके पास, उसने मान लो सब्जियां अपने खेत में उगाई और उसके पास सब्जियां बहुत ज़्यादा थी। अब मैं सिर्फ गेहूं से मेरा काम नहीं चलेगा और उस पर्सन का सिर्फ जो है सब्जियों से काम नहीं चलेगा। तो क्या किया, मैंने उसको गेहूं दे दी, उसके बदले में उसने मुझे सब्जियां दे दी। तो ये सिस्टम पहले चलता था, बार्टर सिस्टम जिसे हम कहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो प्रणाली थी ये कुछ अच्छी नहीं थी, मतलब जैसे इसको स्टोर नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक, और इसका कोई फिक्स वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं इसका मेजरमेंट सही नहीं होता था। मैं कितना गेहूं दूंगी और वो मुझे कितनी वेजिटेबल्स देगा, इसका सही मेजरमेंट नहीं होता था। तो इसके लिए क्या करे, राजा महाराजा जो थे उन्होंने अपने मेटल्स के सिक्के चलाए, उस पर उन्होंने अपनी फोटो लगा दी। ठीक है, जैसे आजकल के नोटों में गांधी जी की फोटो आती है, तो इसी तरह उन्होंने एक मेटल के सिक्के चलाए, उस पर अपनी फोटोज लगा दी, तो वो सिक्के प्रचलन में आए। ठीक है, तब तो इस तरह से जो है मनी एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे मनी एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो हम देख सकते हैं इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेटल कॉइन्स। ठीक है, मेटल कॉइन्स जो थे वो एक्सचेंज का मीडियम बन गए। ठीक है, नेक्स्ट इज हुंडीज एंड चिट्टीज। हुंडीज और चिट्टीज चली, ये क्या होती थी, क्रेडिट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए, क्रेडिट खरीदने के लिए का एक जरिया होती थी। ठीक है, एक हम कह सकते हैं इक्विपमेंट होती थी, जिसके मतलब एक सिर्फ जैसे आजकल चलते हैं ना बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल होते हैं। ठीक है, उसी तरह का एक मान लो एक नोट होता था, रिटर्न नोट, उसमें लिखा, जैसे आजकल लिखा होता है कि मैं ग्राहक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा होता है ना नोट पे। तो इसी तरह हुंडीज और चिट्टीज पे भी लिखा होता था कि कोई जो पर्टिकुलर बंदा है उसको इतने अमाउंट का पे करना है। तो इस तरह के एक हम कह सकते हैं एक क्रेडिट लेटर होते थे। ठीक है, उससे कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो थी वो क्रेडिट में बाय और सेल की जा सकती थी। ठीक है, वो हुंडीज होती थी, इनका प्रचलन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इज सेट्स एंड बैंकर्स। ठीक है, सेट्स और बैंकर्स का जो है उनका प्रचलन हुआ, सप्लाइंग मनी फॉर, सॉरी ये रब हो गया है यहाँ से, फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। ठीक है, सेट्स और बैंकर्स का जो है सिस्टम चला। ये सेट्स और बैंकर्स क्या होते थे, जो मनी का सप्लाई करते थे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके साहूकार वगैरह आपने सुना होगा पहले होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने पास जैसे वो लोगों को ऋण देते थे। ठीक है, क्रेडिट में मनी देते थे, तो जब जैसे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ब्याज लेते थे। ठीक है, इंटरेस्ट, जैसे अगर हमने उनसे लिया तब तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमसे ले लेते थे, लेकिन अगर हम लेकिन उल्टा हो रहा है इसके विपरीत। ठीक है, हम उनसे ले रहे हैं तब तो वो हमसे बहुत इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अगर हम उनको दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं देते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं था कि वो हमें दे, कुछ संपन्न परिवारों के लोग होते थे जो ये वर्क करते थे, और एक तरह से वो बहुत ज़्यादा शोषण होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था बहुत ज़्यादा, इससे किसानों का और जो वर्कर्स वगैरह थे उनका। वो क्या करते थे, जैसे बहुत इतना इंटरेस्ट लगा लेते थे कि जैसे कोई किसान है उसने 10,000 रुपीज़ का क्रेडिट लिया, और उसके बाद जब उसकी फसल कटी और वो देने पहुंचा तो उसका जो टोटल अमाउंट था इंटरेस्ट लग के वो 20,000 हो गया। इससे पता चला कि जो उसने क्रेडिट लिया था वो तो उसने मनी चुकाई और बदले में 10,000 रुपीज़ और चुकाए इंटरेस्ट के, और बेचारे की सारी फसल ही चली जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो सेट्स और बैंकर्स का जो है चलन हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मनी की सप्लाई करते थे।
ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जनरेट सरप्लस एंड सेविंग्स। जो एग्रीकल्चर का वर्क होता था और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था, इसके द्वारा जो है सरप्लस और सेविंग्स को जनरेट किया जाता था, ठीक है, सरप्लस और सेविंग्स को बढ़ाया जाता था, ठीक है। और उस टाइम जो है हमारी इकोनॉमी इतनी संपन्न थी कि हमें जो है दूसरे लोगों को हम चीज़ें बेचते थे, उनसे मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। आज जो है चेंज हो गया है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट इज एंगेज इन अदर एक्टिविटीज़। जो हमारे ये वर्कर्स और जो फार्मर्स वगैरह थे, ये अदर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रहते थे, जैसे वीविंग, मेकिंग क्ले पॉट्स, कॉटाज इंडस्ट्रीज, इसमें भी ये लोग हैं जो बिजी रहते थे। एबल टू रेज 2-3 क्रॉप्स इन अ ईयर। ये जो हमारी जो क्लाइमेट है इंडिया का, ये चेंज होता है, ठीक है। जैसे इसमें विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, 3 तरह की चीज़ चेंज हो जाते हैं वेदर। तो इसलिए ये रीज़न था कि जो फार्मर्स थे वो एक ही ईयर में 2 से 3 जो है क्रॉप्स को रेज कर लिया करते थे। 1 ईयर में ही 2-3 क्रॉप्स को रेज कर लिया करते थे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कशॉप। वर्कशॉप का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और ये क्या करते थे, इसमें जो वर्कर्स होते थे वो स्किलफुल वर्कर्स होते थे और ये रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का वर्क करते थे, ठीक है। और इसमें जो पारिवारिक ट्रेड्स थे, जैसे जो उसके फादर करते आ रहे हैं, वही उस बच्चे को भी सिखाया जाता था, जिससे कि उसको स्किल्स उसकी बढ़ाई जा सके, ठीक है, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वर्क वो कर सके, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये यहाँ से जो है ट्रेड स्टार्ट हुआ, इस तरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।